नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, जिसमें हर वीडियो के अंदर होते हैं किसी भी एक या दो टॉपिक से आए प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चंस। इसी के अंतर्गत हमने सीटेट मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 के लिए आपको प्रॉमिस किया था कि 5 टेस्ट के अंदर हम इसको पूरा करवा देंगे। अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट रहते हैं, तो अगले 2 टेस्ट में आपके सीटेट मैथ्स पेडागोजी पूरी करवा दी जाएगी। इसके अलावा 17-18 टेस्ट के अंदर हमने सीडीपी को पूरा करवाया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को। ईवीएस पेडागोजी को हमने टोटल 4 टेस्ट के अंदर कवर करवाया, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पे आपको अपना नाम और लिख के भेजना है सीटेट प्रिपरेशन। इसके 3 फ़ायदे आपको मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो यही है कि जो ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो आपकी छूट गई है, वो आप पूरी की पूरी देख सकते हैं। आपको लिंक भेज दिए जाएंगे एक ही जगह। दूसरा, इससे पहले हमने एक अलग से, जैसे अभी तो हम पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हमने कंटेंट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इससे पहले हमने मतलब ओवरऑल क्रैश कोर्स करवाया है 15 डेज़ का, वो आप देख सकते हैं सीटेट के अंदर, जिसके अंदर 7 घंटे के अंदर हमने मैथ्स का जो कंटेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो करवा चुके हैं एक्चुअली हम उसको, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स पेडागोजी का ही जो कंटेंट होता है, ये टेस्ट है, इससे पहले हमने कंटेंट भी पढ़ाया हुआ है, तो वो कंटेंट भी आप देख सकते हैं उधर से। साथ ही आपको मिलेगा ईवीएस के नोट्स, 10 पेजेस के नोट्स होंगे, जिसमें से हर साल 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो 2 टॉपिक रहेंगे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो असेसमेंट रहेगा, असेसमेंट से टोटल आए हैं 22 क्वेश्चन, और एक रहेगा मैथमेटिकल स्किल, इससे आए हैं टोटल 18 क्वेश्चन। इस तरह से आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं असेसमेंट से ही। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। उसके अंदर कह रहे हैं कि योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के लिए शिक्षार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक होंगे। यानी कि जो आपके रूब्रिक्स बनता है, रूब्रिक्स मैंने बताया था काफ़ी सारे होंगे, तो आपका बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। रूब्रिक्स के बारे में अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसके अंदर मैंने डीप में बताया था कि रूब्रिक क्या होता है। तो इसके अंदर केवल 2 ही चीज़ें हैं कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। केवल 2 होंगे तो रूब्रिक्स हमारा अच्छा नहीं माना जाता। कम से कम 4 से 5 पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर आप देखते हैं तो वो आपका अच्छा माना जाता है। सवाल की पहचान करना, सही संक्रिया निष्पादित करना, इसके अंदर भी 2 ही चीज़ें हैं, तो ये भी नहीं होगा। गलत व आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही, ये भी कोई रूब्रिक्स का पार्ट नहीं है। सवाल का बोधन, अब देखो हमने क्या किया है कि एडिशन हम देख रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन बच्चों को आया है या नहीं आया है। तो उसके अंदर हम बच्चों को 4-5 पॉइंट दे रहे हैं। पहला है सवाल का बोधन, कि बच्चे को सवाल समझ में आया या नहीं आया, उसको टिक कर लेंगे। फिर कह रहे हैं निष्पादित किया जाने वाली संक्रिया की पहचान। अब उसको ये पता चला कि नहीं चला कि ये प्लस है या माइनस है। ठीक है, उसके बाद में समस्या गणितीय रूप में निरूपण, कि जो समस्या है उसको मैथमेटिकल रूप में वो लिख पाया या नहीं लिख पाया। जैसे अगर मैंने ये कह दिया उसको वर्ड प्रॉब्लम में कि मेरे पास 10 सेब थे, 4 और मुझे दे दिए, तो बताओ कितने हो गए। तो बच्चा एक्चुअली 10 + 4 लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है मैथमेटिकल रूप में, तो ये होता है हमारा। फिर कह रहे हैं समस्या, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, कि जो प्रॉब्लम सोल्व किया है और उसका प्रेजेंटेशन है वो उसने सही किया है या नहीं किया है। तो इसके हिसाब से हमारे होते हैं, टिक मार्क लगता है कि ये भी है या ये नहीं है, ये है या ये नहीं है। इस तरह से आपके पॉइंट मिलते हैं उसके अंदर, रूब्रिक्स के अंदर। तो आपका आंसर होगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किन 2 संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो अब ये संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मतलब अब ये किस तरह का क्वेश्चन है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा उत्तर हैं। फिर कह रहे हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके डिफिनेट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे। फिर कुछ कहेंगे सजेस्ट जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी और मेटाकोग्निटिव, तो ये तो है ही नहीं। तो या तो ये ओपन एंडेड होगा या ये क्लोज एंडेड होगा, इनके ऊपर बात करेंगे। आप समझो, कुछ लोगों का ये मानना होगा कि 24 के ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये ओपन एंडेड होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान से, 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, कि सर ये हमारे डेफिनेट नंबर ऑफ आंसर हो गए, कि केवल यही 4 उत्तर होंगे।
तो ये बंद अंत वाला आंसर हो गया, ये हमारा क्लोज एंडेड आंसर हो गया है, बंद अंत वाला प्रश्न है ये हमारा, ठीक है, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है, क्योंकि पता चल गया ना आपको, 4 आप निकाल सकते हो, 4 आपका ये हो गया है, तो वो बच्चे ये कह लेंगे। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके निश्चित नहीं है। निश्चित क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। मान लो मैं लिख रहता हूँ 2.4 मल्टीप्लाई 10, तो ये भी 24 हो गया है। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ हाफ मल्टीप्लाई 48, ये भी आपका 24 हो गया है, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई 48 ये मैंने लिख दिया, तो ये भी हो गया। तो इसके दुनिया भर के आंसर हो सकते हैं, आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे आपके। आगे समझ में, इस वजह से इसका आंसर होगा पहला। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके मोर देन वन नहीं, इनफैक्ट इनफाइनाइट टाइप आंसर होते हैं, बहुत सारी तरह से बच्चा आंसर निकाल सकता है और बहुत आंसर निकाल सकता है, तो इसका आंसर पहले वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो वही बता रहा हूँ, कुछ लोग इसके अंदर उधर उलझ जाते हैं। एक्चुअली मुक्त अंत का मतलब ये नहीं होता कि केवल एक ही उत्तर रहेगा, समझ लेना इस चीज़ का। या ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होता कि उसका एक से ज़्यादा होगा, नहीं, एक से ज़्यादा नहीं होता, उसके बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हर बच्चे के दिमाग में अलग आएगा। आया समझ में। और क्लोज एंडेड, अगर उसके मान लो 4 ही उत्तर होते हों किसी चीज़ के, और तो उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, समझ में आया। तो इस वजह से ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने में सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होगा, प्रश्नोत्तरी क्विज करवा रहे हो, रोल प्ले करवा रहे हो, वर्ग पहेली करवा रहे हो, सर्वेक्षण आधारित परियोजना करवा रहे हो। अब देखो भैया, ये जो पहेली वगैरह या रोल प्ले वगैरह होता है ना, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। क्रॉस वर्ड से हो गया या किसी भी तरह की पहेली से हो गया, तो इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि इससे हमारा डाटा एनालिसिस बढ़ जाएगा। डाटा एनालिसिस यानी कि जिसके अंदर डाटा, अगर आपने देखा हो, डाटा की बात कहाँ होती है, डाटा की बात होती है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपके अलग अलग तरह का डाटा होता है। अगर आपने पढ़ी हो स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर 2 तरह का डाटा होता है। एक तो होता है आपका फर्स्ट हैंड डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आपका क्या होता है, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब बच्चे खुद जाके या हम खुद जाके कहीं पे कुछ पूछते हैं और वो डाटा इकट्ठा करते हैं। तो ये जो है ना, ये जो आंसर है हमारा, इसके अंदर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा इकट्ठा करने के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे। प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी समझ में आया। तो इसका आंसर आएगा हमारा सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो, कह रहे हैं उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, यानी कि जो होट्स होते हैं, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, तो वो क्या डिमांड करते हैं। पहली बात तो वो उन बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं जो रटा रटाया तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, रटे रटाए फॉर्मूलों की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, तो उनसे तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाते, समझ लेना इस चीज़ को। आगे समझ में, तो ये कह रहे हैं द नॉलेज ऑफ फैक्ट, रूल एंड फॉर्मूला, तो तथ्यों, नियमों और सूत्रों का ज्ञान को करते हैं, नहीं भैया, ये मैंने बता दिया। उनके लिए तो आपको अलग लेवल की थिंकिंग स्किल चाहिए होती है, समझ में आ गया। एल्गोरिथम का ज्ञान, नहीं भैया। सिंबल और डायग्राम की नॉलेज, नहीं भैया। कह रहे कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, कह रहे ज्ञान भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और फिर उसके बाद में हमें कुछ कोग्निटिव एफर्ट भी चाहिए, यानी कि अपने दिमाग को भी हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है। तो इसका उत्तर होगा चौथा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चन आ गया रूब्रिक्स का ही। कह रहे हैं कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कौन कौन से रूब्रिक्स कौन कौन से लेंगे। रूब्रिक्स का देखो समझो, मैंने कल भी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जो मैंने कल भी आपको ऑप्शन दिया था, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल दिया था। तो वो क्या था, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे स्टूडेंट, अच्छा जो हमारा गुड स्टूडेंट होता है, उसका रूब्रिक्स बना रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि वो दूसरों की हेल्पफुल, वो बंदा हेल्पफुल है या नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि मान लो मैं रूब्रिक्स बना रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो पढ़ाई में कैसा है। थर्ड ये होगा कि वो आसपास लोगों की, अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, या टीचर की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। चौथा, वो पंक्चुअल है या नहीं है, वो टाइम पे आता है, टाइम पे सारी चीज़ें करता है या नहीं करता है। तो ये 4-5 मैंने मान लो रूब्रिक्स बना लिए। अब मैं एक बंदे को देख रहा हूँ कि हाँ भाई, हमारी क्लास में मान लो अमित है, तो वो हेल्पफुल है या नहीं है भाई, ठीक है। वो हमारा दोस्तों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, करता है भाई, ठीक है। वो पंक्चुअल है या नहीं है, नहीं है भाई। तो इस तरह से हमारे ये रूब्रिक्स चलते हैं,
ठीक है। तो जितने ज़्यादा ये पॉइंट होते हैं मिनिमम हम ये मानते हैं 3 4 5, 4 5 ही देखा जाए तो 4 5 हम मानते हैं कि रूब्रिक्स आपके होने चाहिए जिस पे आप किसी बंदे को इवेलुएट कर रहे हो। तो पहला कह रहे हैं बिंदु और रेखा। बिंदु और रेखा में क्या कह रहे हैं, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है या नहीं कर सकता है, रूब्रिक 1 बन गया। फिर कह रहे हैं मतलब रूब्रिक का पॉइंट 1 बन गया। बिंदु को चिन्हित कर सकता है या नहीं कर सकता है, 2 बन गया। दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्धता से रेखाखंड खींच सकता है या नहीं खींच सकता है, 3 बन गया है। और ये जो तीनों चीज़ें होनी चाहिए होनी भी उसी चीज़ से चाहिए जो बिंदु और रेखा के पॉइंट के ऊपर हो। तो भैया ठीक है, ये तीनों चीज़ें उस पर आ गई हैं। अब तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर 3 दे दिए, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन के अंदर इन्हीं किसी ऑप्शन के अंदर 4 या 5 पॉइंट मिले तो मैं उसको बेहतर रूब्रिक मानूंगा। आया समझ में? तो अभी तक मेरा ये है कि इसमें 3 पॉइंट मिले मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कह रहे हैं कि सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है या नहीं माप सकता है, और रेखा का नाम बता सकता है या नहीं बता सकता है, केवल 2 पॉइंट दिए हैं। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो पहले वाले को मैं नहीं मानूंगा कि ये जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को माप सकता है या नहीं माप सकता है, ये हमारा नहीं हो सकता कि उसको ज्योमेट्री समझ में आया है या नहीं आया है। हाँ, आप ये कह सकते हो उसको कंस्ट्रक्शन समझ में आया है या नहीं आया है, कंस्ट्रक्शन हमारा अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों को रेखाखंड को माप सकता है या नहीं सकता है, यहाँ पे भी केवल देखा जाए तो 2 ही पॉइंट हुए हैं, इस जगह भी। इस आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल 1 ही पॉइंट हुआ है कि अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, फिर वही कह लेंगे 2 पॉइंट हुए हैं। तो पहला वाला ही ऑप्शन था इसमें जिसके अंदर बेहतर तरीके से बताया गया था, बेहतर तरीके से हम जांच रहे थे, तो पहला ही हमारा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए भाई, आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। एक समस्या दे रखी है आपको पाठ्य पुस्तक में से। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, ठीक है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के हिसाब से कौन सी दक्षता की ओर संकेत किया गया है। देखो भाई, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके अंदर 6 लेवल होते हैं हमारे। पहला लेवल होता है नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड यानी कि ज्ञान। ज्ञान के अंदर हमें ये माना जाता है कि बच्चा ये चीज़ बता पाएगा या नहीं बता पाएगा कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो, या वो किसी एक फॉर्मूले को बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। मतलब जो याद करने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो हमारा नॉलेज बेस के अंदर आते हैं, ज्ञान वाले लेवल में आते हैं। और ये सबसे छोटा लेवल होता है कि जब बच्चा रटी रटाई बातों को वापस बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, ठीक है। फिर आता है कंप्रीहेंशन बेस। कंप्रीहेंशन बेस क्या होता है, बोधन, जहाँ बच्चे को कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कंप्रीहेंशन बेस आता है। तो अब यहाँ देखो, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचता है। तो यहाँ उसको समझना पड़ेगा कि अगर 10 दिन के अंदर 1410 लीटर दूध बेचता है तो एक दिन के अंदर, यानी इसको भाग कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ वो 141 लीटर हो गया है। अगर मैं खाली ये कहता कि ये उत्तर देता, क्वेश्चन देता उस बंदे को, ठीक है, तो ये किस चीज़ के अंदर आता है, ये मेरा नॉलेज बेस के अंदर आता है। नॉलेज, बच्चे को नॉलेज है या नहीं है कि उसको गुणा और भाग करना आता है या नहीं आता है, ये वाली चीज़ हमारी कहाँ आ जाती है, ये वाली अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारी फिर भी नॉलेज बेस में आ जाता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ही उसको समझना पड़ेगा कि हमें भाग करना है, गुना करना है और ये सारी चीज़ें, तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएगा। तीसरा हमारा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, जब हम डेली लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने लगते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे। चौथा लेवल हमारा होता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है कि जो चीज़ें हमें उसके अंदर बताई भी नहीं गई हैं क्वेश्चन के अंदर या हमारी प्रॉब्लम के अंदर, हम उन चीज़ों के बारे में भी खोज रहे हैं और उनके बारे में भी ढूंढ रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। आया समझ में? सिंथेसिस हमारा 5वां लेवल होता है। कई जगह इसको दिखाया गया है 6ठा लेवल। एक्चुअली ये पहले 5वां ही था, संश्लेषण हमारा 5वां लेवल था, लेकिन फिर इसको बाद में 6ठा लेवल कर दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, कि बंदा कुछ नई चीज़ बना रहा है। मैथ में देखा जाए तो मैथ के अंदर बच्चे ने कोई थ्योरम बना दी, अपनी थ्योरम बना दी, तो वो सिंथेसिस है। आया समझ में? 6ठा लेवल पुराना अगर देखा जाए तो वो इवेल्युएशन था, यानी मूल्यांकन। उसके अंदर क्या था, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इसको 6ठा लेवल ही इसलिए किया गया है, क्रिएटिव को, यानी कि जो सिंथेसिस को, संश्लेषण को 6ठा लेवल ही इसलिए किया गया है क्योंकि हम ये मानते हैं मूल्यांकन करना तो आसान काम है भैया। मूल्यांकन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ बना के दिखाओ तो हम माने।
समझ में आ गया। तो मूल्यांकन करना आसान काम है बनाने से, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो बंदा बना पाएगा वो तो मूल्यांकन कर ही लेगा किसी भी चीज़ का, आया समझ में। तो इसलिए बनाने वाली चीज़ को हमने छठे लेवल पे कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या था, सेकंड था, बोधन वाला, आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें बहुत सारे आंसर आ सके, ठीक है। राइट 3 नंबर आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो एक ही उत्तर होगा, ठीक है। विच इज़ मोर, कौन सा बड़ा है, तो ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं 4 नंबर लिखो 2.7 से बड़ी, 2.7 से बड़ी अनगिनत नंबर होते हैं, उनमें से भी कोई 4 छाट के लिख देंगे तो अनगिनत उत्तर आ जाएंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया तीसरा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। आयत बच्चे को छाटने हैं कि कुल कितने हैं। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ये कौन से में आएगा, ये नॉलेज के अंदर आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्या आएगा, क्रिएटिविटी क्या आएगा, मेमोरी के ऊपर आएगा। मेमोरी तो छोड़ ही दो, ठीक है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो जो ब्लूम टेक्सोनोमी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो हम क्या कहेंगे, जब आपको कभी कुछ पहचानना हो, समझ में आ गया, आइडेंटिफाई करना हो या कुछ इस तरह की चीज़ें करनी हो तो वो हमारे पहले लेवल में आते हैं। लेबल करना हो, समझ लेना, लेबल करना हो, आइडेंटिफाई करना हो तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर हमारे नॉलेज लेवल यानी कि शिक्षार्थी के ज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न होते हैं। तो इसका उत्तर है पहला, आ गया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जब हमें कुछ डिफरेंस करना हो या कुछ इस तरह का करना हो तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे हैं कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात मतलब कि एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कहा गया है कि इसको जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हम पेयरिंग के थ्रू करेंगे, समझ में आ गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों को यह जांच करने के लिए कहा कि वह यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रियानों के कुल समस्या सम है अथवा विषम है, ठीक है। उनकी गणित की कॉपी में कागज यानी पेजों की संख्या सम है या विषम है, उनको ये देखने के लिए कहा गया है। तो आपके हिसाब से ये हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन सी है, या ये जो हमारा मूल्यांकन है ये कौन सा है। ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, ये तो आप कह ही नहीं सकते। अधिगम का मूल्यांकन है। अब इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो भाई, जब भी हमारी लर्निंग हो रही होगी, जब हम पढ़ा रहे होंगे, अगर उससे पहले कुछ एक्टिविटी करवाई जा रही है या कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट भी आप कह सकते हैं कि आप अपनी प्लानिंग के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपको बच्चों का लेवल पता करना है कि वो कहाँ हैं, मतलब पढ़ाने से पहले कि आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं उससे पहले उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या उसके बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं आपके अधिगम के मूल्यांकन के रूप में। सॉरी अधिगम के मूल्यांकन है वो वाली चीज़। अब मैं बात करता हूँ अधिगम के रूप में मूल्यांकन। जब अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो मूल्यांकन होता है ना, बच्चे एक दूसरे का करते हैं, बच्चे खुद का करते हैं, सेल्फ मूल्यांकन। इसके अंदर जो मूल्यांकन होता है वो बच्चों के द्वारा होता है, समझ लेना। तो वो होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, यानी कि बच्चे मूल्यांकन कर कर सीख रहे हैं, समझ लो इस चीज़ को। बच्चे मूल्यांकन कर रहे हैं तब सीख रहे हैं, तो या तो वो खुद का करेंगे या अपने दोस्तों का करेंगे, तो वो हो सकता है आपका अधिगम के रूप में मूल्यांकन। हो सकता है वो टीचर का भी करते हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। फिर एक आता है आपका अधिगम का मूल्यांकन, जब एंड में ये आपका किया जाता है कि आप जो पढ़ाना चाहते थे बच्चों को वो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। तो तीनों के बीच में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब टीचर करता है, टीचर उनको बच्चों को लर्निंग के अंदर हेल्प करने के लिए करता है। या तो वो इनको ये देखेगा कि इनका लेवल वो है या नहीं है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, या उनको कुछ हेल्प करने के लिए कुछ क्यूज़ देगा, हिंट देगा, उसके लिए कुछ क्वेश्चन बीच में पूछ लेगा या कुछ इस तरह की एक्टिविटी दे देगा। तो अगर आप इस पहले वाली चीज़ को देखेंगे जो इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये अधिगम के अंदर हेल्प कर रही है, समझ लो। जो मूल्यांकन अधिगम के अंदर हेल्प करेगा वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन होगा। जिसके अंदर
मूल्यांकन बच्चे करेंगे, बच्चे द्वारा जो मूल्यांकन होगा, चाहे वो अपना होगा, सेल्फ इवेल्युएशन होगा, या टीचर का होगा, या स्टूडेंट का होगा, वो कैसा भी हो सकता है, तो अधिगम के रूप में मूल्यांकन होगा, जो कि यहाँ हो नहीं रहा है। और लास्ट में अधिगम का मूल्यांकन, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जो टीचर जिसके हिसाब से मार्क्स वगैरह देता है, वो अपने ये देखता है कि ऑब्जेक्टिव उसके पूरे हुए या नहीं हुए हैं, तो वो, तो इसका उत्तर है पहले वाला ही। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड पे फिर से आ गया। कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। कह रहे हैं कि द ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। इसका ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, 5 + 3, इसका उत्तर केवल 8 आएगा, तो ये हमारा क्लोज एंडेड हो गया है। अब कह रहे हैं इसका मुक्त एंडेड बनाना है। इसी क्वेश्चन को हमें बनाना है कि इसके बहुत सारे आंसर हो, इनफाइनाइट आंसर होंगे, तो आपके हिसाब से क्या होगा। तो पहला कह रहा है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी। 8 तो ये तो क्लोज एंडेड है, कह रहे हैं 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 आ जाए, तो इसका उत्तर 3 आ जाएगा, ये भी क्लोज एंडेड है। फिर कह रहे हैं कोई ऐसी 2 संख्याएं बताए जिनका योग 8 है। अब समझ लो इस चीज़ को, ये क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 5 और 3 का योग क्या होगा, तो इसका मतलब ये भी हो गया है। ठीक है, अब ये तीनों तो हमारे हो नहीं सकते, तीसरा ही हमारा उत्तर होगा। तीसरा हमारा उत्तर क्यों होगा ये बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। कह रहे हैं 8 का जोड़ बताओ, 8 किस किस का जोड़ होगा। बच्चे कह देंगे 0 + 8, फिर कह देंगे 1 + 7, फिर कह देंगे 2 + 6, फिर कह देंगे 3 + 5, फिर कह देंगे 4 + 4। तो आप ये कहेंगे कि सर इसके भी तो बस 5 ही उत्तर हुए हैं, इसके अनगिनत उत्तर थोड़ी हुए हैं, जो आप ये कहते हो मुक्त अंतर के अंदर अनगिनत उत्तर हो जाते हैं। होंगे भाई, 0.5 + 7.5, 0.1 + 7.9, ये भी तो आपके नंबर हैं, ये भी तो इंटीजर नंबर या डेसिमल नंबर, आप रेशनल नंबर आप इनको कह सकते हो, ये रेशनल नंबर है हमारा, तो उसके अंदर नंबर कहा गया है ना, तो नंबर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6.5 + आपका 1.5, ये भी आपका आंसर हो गया, तो आपके दुनिया भर के आंसर हो जाएंगे, तो इस वजह से हमारा उत्तर है तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। टीचर ने कहा कि नहीं 5 भिन्नों की सूची बनाओ, तो ये आपके लिए कौन से क्वेश्चन है। सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक स्तर को, स्पेशल थिंकिंग को, सोचने के निम्न स्तर को। पहले तो आपको लेवल ऑफ थिंकिंग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लेवल ऑफ डिमांड भी इनको बोला जाता है। पहले तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो हमारे पेड नोट्स हैं उनके अंदर से मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। मैंने एक्चुअली क्रैश कोर्स के अंदर ये पढ़ाया भी हुआ है, तो वो दिखा देता हूँ वहाँ से मैं, तो समझ लो। ये मांग का स्तर होता है, लेवल ऑफ डिमांड होता है मेरा। लेवल ऑफ डिमांड मेरा एक्चुअली 4 होता है। पहला लेवल क्या है, लोअर लेवल डिमांड मेमोरी बेस्ड। इसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारा लोअर लेवल डिमांड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केवल चीज़ों को याद करते हैं। आगे समझ में, लोअर लेवल भी 2 तरह का होता है और हायर लेवल भी 2 तरह का होता है, दोनों के ऊपर जाएंगे। पहले वाले के अंदर क्या है, तथ्य, नियम, सूत्र, परिभाषा याद कर लेंगे और किसी समस्या का हल नहीं कर सकता वो बंदा, कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता। उससे कुछ पूछ लो कि इवन नंबर बताओ, वो कह देगा 2, 4, ये सारी चीज़ें तो वो बता सकता है, लेकिन वो किसी चीज़ का हल नहीं कर सकता। आए समझ में, या रटी रटाई बातें बता देगा। उससे कहो 4 × 6 = 24, ठीक है, वो 4 × 6 = 24 आपको बता देगा, क्योंकि उसने वो याद कर रखा है। उससे फॉर्मूला पूछो वो बता देगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती है। फिर आपका होता है लोअर लेवल डिमांड बेस्ड ऑन प्रोसीजर विदाउट कनेक्शन। अब ये भी किस तरह के बच्चे होते हैं, जो बस उनको ये नहीं पता होता, उनको प्रोसीजर, उनको सॉल्यूशन करना तो आता है, लेकिन वो क्यों हुआ है, क्यों वाली अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो उनको रीज़न नहीं पता उस चीज़ का। भाई हमारे मैडम ने सिखाया इस वजह से हुआ है ये वाली चीज़, तो उनको ये वाली चीज़ होती है। तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भैया अगर उनको एरिया दे दिया, एरिया निकालने के लिए दे दिया, तो वो एरिया निकाल लेंगे। समझो, एरिया का जो फॉर्मूला बता पाएगा वो पहले लेवल पे आ जाता है, एरिया का जो बताएगा, ठीक है, एरिया जो निकाल सकता है वो दूसरे लेवल पे आ जाता है। लेकिन उसको केवल प्रोसीजर पता होगा, प्रोसीजर इन द सेंस उसको फॉर्मूला पुट करना आता है कि अच्छा इसके अंदर लेंथ बताओ भाई, इसके अंदर ब्रेड्थ बताओ भाई। आया समझ में, तो वो आपका लोअर लेवल पे आ जाता है। फिर आपका आ जाता है तीसरे लेवल पे, जो आपका आता है हायर लेवल।
जिसके अंदर प्रोसीजर विद कनेक्शन होता है। उसके अंदर क्या होगा कि अवधारणा की गहरी समझ की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा और अलग अलग तरीकों से बच्चे जवाब खोज पाएंगे। अब समझना इसी चीज़ में, मान लो उसको कह दिया कि एक पार्क है, एक पार्क के अंदर एक एक आदमी जाता है, ये 6 है, ये 4 है। तो जब तक आप उस बंदे को ये नहीं बताओगे कि ये लेंथ है, पहले जो ऊपर लोअर लेवल बंदा तो ये पूछता रह जाएगा कि सर इसके अंदर लेंथ क्या है और ये क्या है, ब्रेड्थ क्या है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना मेरा एरिया का फॉर्मूला। तो जो दूसरे लेवल पे था, लोअर लेवल पे था, पहले वाला तो बस उत्तर फॉर्मूला बता देगा, दूसरे लेवल वाला उत्तर निकाल देगा। लेकिन जब आप उसको क्लियर ये बताओगे कि भैया ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तीसरे लेवल वाले बंदे को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसको आप प्रॉब्लम दे दो, वो प्रॉब्लम सोल्व कर लेगा और वो भी अलग अलग तरह से करेगा। और चौथे लेवल का जो बंदा होता है वो मैथमेटिक्स में बाकी सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेगा। ये हमारा मेनली हमारा जो मैथमेटिशियन वगैरह होते हैं, जो थ्योरम वगैरह खुद बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, तो वो इस लेवल पे पहुँचते हैं। आगे समझ में? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर डायरेक्ट यही पूछ रखा था कि ये बताओ कि किन्हीं 5, तो ये हमारा निम्न स्तर पे ही है, ये तो हमारा ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, रटी रटाई चीज़ बता देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये सेम क्वेश्चन, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आया था। कह रहे हैं कि कक्षा 4 में की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कौन सी है। जब मैंने बताया था कि वहाँ पे अनुशासन नहीं होना चाहिए भैया, आपका यहाँ डिसिप्लिन का जो मतलब होता है वो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली इंग्लिश के अंदर, ठीक है। हिंदी के अंदर इन्होंने क्या किया है, डिसिप्लिन को बस वही कर दिया, अनुशासन होता है, लेकिन ये हमारा आप सब्जेक्ट विषय, बहुविषय समस्या आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जिस समस्या या जिस एक्टिविटी से आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, या वही चीज़ आप अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो यही हमारा है जो हम ईवीएस के अंदर भी पढ़ा सकते हैं, मैथ के अंदर भी पढ़ा सकते हैं। तो आपका आंसर है पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक और क्वेश्चन आ गया है। कह रहे हैं आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करवाता है। रचना वाली जब बात थी तो मैंने बताया था सिंथेसिस में आ जाता है। सिंथेसिस हमारे किस में था, क्रिएटिंग प्रॉब्लम था, जो रचना वाला था। आगे समझ में? जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हमारा पहला नॉलेज वाला, जिसमें रटी रटाई चीज़ों को बताएगा, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये वाली चीज़ें बता देगा। कंप्रीहेंशन में जब उसको प्रॉपर्टी वगैरह पता होंगी, ठीक है, एप्लीकेशन में जब उनको वो अप्लाई कर पाएगा। फिर तीसरे वाले के अंदर जब वो क्रिएशन, जब वो कुछ नया चित्र बना रहा है, आया समझ में? तो हमारा ये तीसरा उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक अवस्था में गणित के रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, इनमें से क्या है? सामान्य त्रुटियों की पहचान, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि त्रुटियों की पहचान तो नहीं कहेंगे आप। देखो, आप जब बच्चे के अंदर कुछ दिक्कत आती है तो आप उनको कॉमन एरर या इस तरह की चीज़ें नहीं करते, आप उनको लर्निंग गैप्स कहते हैं, ठीक है। या आपकी जो टीचिंग के अंदर बच्चों के अंदर दिक्कत आई है, आप ये मान के चलते हैं कि आपके अंदर कोई कमी रही है, इस वजह से वो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभा की परीक्षा नहीं भैया। गणित में श्रेणीकरण रैंक ये नहीं हो सकता। अधिगम में असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानना, समझ में आ गया? इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई हैं, लर्निंग गैप भी आ गया है और डेफिशिएंसी ऑफ टीचिंग भी आ गया है। तो हमारा आंसर होगा चौथा। अब समझ लेना इस चीज़ को। पहले वाला जो आंसर था इसके अंदर हम चीज़ों डाल रहे थे बच्चों के ऊपर, कि बच्चे की जो सामान्य प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं उनकी पहचान नहीं, उसके अंदर हमें ये देखना था कि हमारी जो चीज़ें होती हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए करते हैं कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और बेहतर हो। जब मैं ये बात कहता हूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि लर्निंग प्रोसेस और बेहतर हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और बेहतर हो। मैं कभी ये नहीं कहता कि अधिगम प्रक्रिया बेहतर हो, क्योंकि उसके अंदर हमारे शिक्षण भी हमें और बेहतर बनाना होता है, जिससे बच्चों का और ज़्यादा हो। तो इसका आंसर होगा चौथा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, ओपन एंडेड बताओ, एक उत्तर निकलेगा, ये नहीं है। खुला अंत वाले के अंदर एक उत्तर निकलेगा, ये भी नहीं है। किसको करेंगे, ये भी नहीं है। किन्हीं संख्याओं का गुणनफल 45 होगा, ये है हमारा उत्तर,
ठीक है, तीसरा हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो समस्याओं की जो कि दशमलव में 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम उद्देश्य उल्लेख करता है। यह विषयात्मक ध्येय है, कंटेंट गोल है। इसका उत्तर होगा कंटेंट गोल। इसके ऊपर एक पूरी थ्योरी है, वो कभी टाइम मिला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझ लो, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर हमारा कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, जिसके अंदर हमारे ये होता है कि उसको इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, तो वो सारे के सारे हमारे कंटेंट गोल के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, हमने एनसीएफ में भी किया था। गणित में त्रुटियां की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही है, क्योंकि वे बोध कराती है कि बच्चे किस प्रकार रचना करते हैं, कैसे सीख रहे हैं या किस प्रकार अवधारणाओं की रचना कर रहे हैं। तीसरा उसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है हमारा। कह रहे हैं वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषय को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग करेंगे? कौन सी का करेंगे? कह रहे हैं कि सर्वे, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट। देखो भाई, सर्वे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जांच सूची ये नहीं होगी हमारी कभी भी। चेकलिस्ट हमारी किसी भी एक जैसे अगर मान लो मैथ के लिए मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, तो मैथ के लिए चेकलिस्ट के अंदर हम मैथ के ही पॉइंट रखेंगे, किसी और चीज़ का नहीं करेंगे। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारी होगी अंतर विषय। आ गया ना, अंतर विषय लिख दिया ना इन्होंने। ठीक है, पहले वाले में कुछ अलग दे रखा डिसिप्लिन के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें आप उनको सिखा सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर वो यूज की जा सकती है। एक्टिविटी एक ही करवाई, लेकिन उससे बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट की बच्चे को नॉलेज होगी। तो सर्वे के अंदर भी हो सकता है, सर्वे के अंदर वो जाएगा, हो सकता है सर्वे वो किसी भी डिजीज़ का कर रहा हो, डिजीज़ उसके आसपास कौन सी पाई जाती है, तो वो ईवीएस का हो सकता है, वो साइंस का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एसएसटी का हो सकता है। इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर भी वो अलग अलग चीज़ें करेगा, लेकिन चेकलिस्ट के अंदर नहीं करेगा। फील्ड ट्रिप के अंदर हो सकता है, ओरल टेस्ट के अंदर फिर वही वाली बात होगी, उसी टॉपिक से पूछेंगे, और चेकलिस्ट तो होगा ही नहीं। फील्ड ट्रिप, सर्वे और प्रोजेक्ट, ये तीनों चीज़ें आ गई। तीसरा आपका आंसर हो सकता है। फिर कह रहे हैं फील्ड ट्रिप, ओरल टेस्ट नहीं होगा, तो आपका उत्तर तीसरा ही है। क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर भी, सर्वेक्षण के अंदर भी, परियोजना के अंदर भी। क्षेत्रीय भ्रमण आप कर रहे हैं, बच्चों को कहीं लेके जा रहे हैं फील्ड ट्रिप पे, तो मैथ भी पढ़ सकता है, मतलब उसको बाकी सारी चीज़ें भी तो उसको दिखाई देंगी जो एक्चुअली और सब्जेक्टों से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि जो आपका लर्निंग असेसमेंट ऑर्डर होगा उसको आप कैसे, कौन सा होगा, तो ये 4 स्टेप होंगे। मान लो आप ये कह रहे हैं, तो कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा? तो कह रहे हैं शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ठीक है भाई, कह रहे हैं शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाना, तो योजना सबसे पहले बनाई जाती है, तो समझ लेना भाई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि प्रगति रिपोर्ट का विकास, प्रगति रिपोर्ट का विकास एंडसी में होता है। फिर कह रहे हैं बच्चों की अधिगम की प्रगति रिपोर्ट की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और संचार, जो ये आपका होता है, ये सबसे एंड में होता है। किसी भी चीज़ की रिपोर्ट आप बाद में देते हैं, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट के बाद में आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप उसको रिपोर्ट को देंगे, दूसरे बंदों को कम्युनिकेट करेंगे। तो पहले देख रहे हैं प्लानिंग आपकी हो रही है दूसरे पॉइंट के अंदर, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रही है, यानी उस प्लानिंग जो आपने चीज़ें सोची उसको आप ला रहे हैं पहले पॉइंट के अंदर, तो आपका आ जाएगा, पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, अब जो आपने एग्जीक्यूट किया फिर उसका रिपोर्ट बनाएंगे। तीसरे वाले में आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2-1, ये आपका चौथा आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? आपने प्लानिंग की है, कह रहे हैं कि कौन सी प्लानिंग आपके हिसाब से नहीं होगी? विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। बिल्कुल सही बात है, उनके तर्क का, कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, इससे आपको ये पता चलेगा वो कैसे सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि जिनमें से एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हों। बिल्कुल सही बात है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं, या ओपन एंडेड का भी कह सकते हैं, हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं। मुख्य समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, प्राइमरीली ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये नहीं हो सकता भाई हमारा। तीसरा आपका इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
इसके अंदर दो ही चीज़ें दी गई हैं। कह रहे हैं कि शिक्षकों ने निम्नलिखित छांटने संबंधी गतिविधियाँ दी गई हैं। तो निम्नलिखित में से त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत करो। तो ये क्या है, ये हमारा बंद अंत प्रश्न ही है, क्लोज एंडेड टास्क ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अनगिनत उत्तर थोड़ी हो जाएंगे इसके, गिने चुने उत्तर होंगे इसके। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कक्षा 1 में बच्चों में गणित संकल्पनाओं का समझ का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा अत्युत्तम है। कक्षा 1 और 2 के लिए हम कोई भी टेस्ट नहीं लेते हैं, मेनली यही बोला जाता है। उनका यही कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन करो, उनको अवलोकन करो, जिससे उनको पता भी ना चले कि वो हो रहे हैं, ठीक है, उनका कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है। तो यही आपका आंसर है। इनफैक्ट केवी के अंदर तो स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि बच्चों का कोई पहली और दूसरी क्लास में कोई टेस्ट लेना ही नहीं है आपको, उनको बस अवलोकन करो, उसके आधार पर ही उनको नंबर दे दो, ठीक है। तो आपका उत्तर है पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं गणित में गणना संबंधी कौशल को विकास करने के किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दो ही तरीकों से हमारा गणना संबंधी कौशल है वो बढ़ाया जा सकता है। एक तो वैदिक मैथ भैया, और एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप कह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दो तरह से आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को जो आपके बढ़ाया जा सकता है वो दो ही तरह से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वैदिक मैथ्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, तो यही आ गया पहला आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपको देखना है, देखो मैथमेटिकल स्किल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये स्किल्स के अंदर अगर मैं बताऊंगा तो पियाजे के आपके क्वेश्चन आएंगे, हायर लेवल, लोअर लेवल, डिमांड वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक आध आपको क्वेश्चन डिसेबिलिटी वगैरह का भी मिल सकता है, जहाँ पे आपकी स्किल वगैरह कोई इफेक्ट हो रही हो। तो चलिए बात करते हैं। तो राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त परिमाण को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। यानी कि भैया वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे नहीं है जहाँ पे अमूर्त चिंतन उसका हो सकता है। बाकी वो मूर्त चिंतन कर लेता है तो वो कौन से पे होगा, वो कंक्रीट स्टेज पे होगा। देखो पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे के अंदर यहाँ तो सेंसिस के बारे में चीज़ें होती थी, यहाँ पे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक के अंदर उसके अंदर कंसेप्ट अभी डेवलप नहीं हुए थे वहाँ, और यहाँ उसके मूर्त संक्रियात्मक के अंदर मूर्त चिंतन उसका शुरू हो गया था, औपचारिक संक्रियात्मक के अंदर अमूर्त चिंतन शुरू हो गया था। तो यहाँ पे चौथे वाली स्टेज में तो नहीं है, तीसरे वाली स्टेज में होगा, तो पहला इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं 1/3 में समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल आपके हिसाब से किस ओर संकेत करता है। अब यह वो निम्न स्तरीय मांग जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ से देखो, यहाँ यही तो चीज़ें हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि इनमें से बताओ इनके अंदर से क्या होगा। लेवल ऑफ डिमांड, लेवल ऑफ डिमांड में हमारा पहला वाला था निचले स्तर पे। निचले स्तर के अंदर जब हम याद करी हुई चीज़ें कर रहे थे, फिर बिना कोई कनेक्शन बनाए बस हमारा जो लेवल था वो इसी बात पे था कि बच्चों ने सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है, या फिर बच्चे केवल उत्तर निकालना चाह रहे थे, उनको कंसेप्ट के बारे में नॉलेज थी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब हमें यहाँ देखना है यहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो भैया निम्न स्तरीय मांग करे क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणीय कौशलों की आवश्यकता हो रही है, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज इसको पता होनी चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए 1/3 है, तो अगर मैं इसको ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जो मेरा 2/6 बन गया, तो ये भी मेरा 1/3 के बराबर होगा। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/3 को मैंने 3 और 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3/9 हो गया। तो यहाँ उनको ये नहीं पता कि ये क्यों आंसर आया है। तो क्योंकि यहाँ पे तो केवल हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने केवल 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो कट के बराबर आ जाते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि हमने ये 3/3 क्यों किया है, लेकिन उनको ये पता है कि ये किया कैसे जाता है। तो इसके अंदर लोअर लेवल डिमांड एज इट इज़ रिक्वायर प्रोसीजरल स्किल ओनली, तो यही है। मेमोराइजेशन वाली तो नहीं होगी, ठीक है, हायर लेवल वाली ये भी नहीं होगी। तो हमारा पहला ही आपका आंसर है, इसके अंदर केवल प्रोसीजर की जरूरत होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी
100 पुस्तक नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालयों में कुल कितनी कहानियाँ की पुस्तकें हैं, ये पूछा गया है। तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा बच्चे के किस मूल्य को कर सकता है? तो मूल्य को क्या करेगा? तो मूल्य को यही तो करेगा कि जब पुस्तकें खराब हो गई तो उनकी देखभाल अच्छे से करना है। तो तीसरा ही आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। प्राथमिक स्तर पर एक बच्चा संक्रिया चिन्ह, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों के बीच में अंतर स्थापित कर पाता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भी संख्या चिन्ह, संक्रियाएं और घड़ियों की सुइयों के बारे में कर पाएगा तो उसके अंदर विजुअल प्रोसेसिंग हो रही है, दृश्य आ रहा है। आया समझ में? मैंने इससे पहले ही शायद इसी तरह का क्वेश्चन हमारा मैथ्स पेडागोजी के अंदर लिया था या ईवीएस में लिया था, जिसके अंदर वो केवल देख रहा था, शायद मैथ्स पेडागोजी में ही था। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि एक बच्चा मानसिक रूप से 27 और 38 को 65 रूप के में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67। तो मैंने 65 प्राप्त किया, उसमें से 2 घटा दिया। तो यह कौन सी स्ट्रैटेजी है? योग करने की युक्ति कौन सी है? तो भैया योग करने की युक्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर से अपने पेड्स नोट्स के अंदर ही मैं दिखा देता हूँ। तो हिंदी के अंदर इनका मतलब नहीं है। ये 4 तरह की युक्तियाँ होती है। इंग्लिश के अंदर ही इनके जो नाम हैं वो आप पढ़ लो एक बार। तो पहला होता है कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, आपने वर्ड सुना होगा, कंपनसेशन दे रहे हैं कि आपका कुछ नुकसान हुआ है, उसके बदले में हम आपको कोई चीज़ दे रहे हैं। तो इसके अंदर सेम वैसे ही स्ट्रैटेजी होती है कि मान लो 99 + 77 जोड़ना था, तो हमने क्या किया, 100 जमा 77 कर लिया। तो हमने क्या किया कि भैया यहाँ हमने एक बढ़ा के जोड़ा है, जो आसपास में जो होता है, जैसे जो 99 था, 99 में एक बढ़ा लिया, और फिर जो ओवरऑल उत्तर आया उसके अंदर से मैंने एक घटा दिया और 176 आ गया। जो कि अगर एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे ने भी यही किया था। देख लो ध्यान से, तो बच्चे ने भी तो यही किया था कि 27 + 38 था, तो उसने 40 मान के इसको, और बाद में इसमें से 2 घटा दिया था, क्योंकि मैंने 2 उसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ा था। आया समझ में? 38 में 2 ज़्यादा जोड़ा था, इसलिए मैंने बाद में 2 घटा दिया। तो ये हमारा प्रतिकारी है, हिंदी में प्रतिकारी बोलते हैं भाई इसको। तो ये हमारा कंपनसेटिंग होता है। पर मान लो आपको कोई बच्चा इस तरह का करता कि वही जो 38 और मैं 27 वाली चीज़ को लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करता, वो इसको 2 दे देता इधर से, समझो 27 में से उसने क्या किया, इसको 2 दे दिए, यानी कि 40 इसको बना लिया और इसने 25 इसको बना लिया, और 65 उत्तर ऐसे निकाल देता। ठीक है, तो ये आपका होता है गिव एंड टेक। इसको क्या बोलते हैं? गिव एंड टेक बोलते हैं इसको। तो 99 + 77, यानी कि जो 99 था, 99 में से आपने एक इसको दे दिया, 76 बना लिया, इसको 100 बना लिया, 176 हो गया है। ठीक है, एक अगली टेक्निक होती है आपकी इंक्रीमेंटिंग या डिकम्पोजिशन। इंक्रीमेंटिंग या डिकम्पोजिशन, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं कि 345 था ना, इस 345 के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम 100 करके 400 जोड़ लेंगे, या 345 + 400 कर देंगे, तो ये हमारा 700 हो गया था। 700 करके देखा तो ये 45 हो गया, 45 में 10 जोड़ देंगे, तो ये आपका इस तरह से हो सकता है कि आपको 755 आपका उत्तर आ गया है। चौथी तरह का और लास्ट तरह की आपकी जो जोड़ने की युक्ति हो सकती है, वो कैसे हो सकती है कि 345 और 410, तो 300 और 400 को जोड़ के हमने 700 कर लिया, और 45 और 10 को जोड़ के हमने 55 कर लिया, तो आपका उत्तर आ गया 755। तो ये जो आपका चीज़ है ना, ये आपका आता है रीग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको रीग्रुप के पिंग के अंदर भी बता दिया मैंने, पुनः समूहीकरण के अंदर भी बता दिया। पुनः समूहीकरण इसके अंदर किस तरह से हो सकता था कि आपने 27 और 38 है, ठीक है, तो आपने 20 और 3 ये 50 हो गया है, और 7 और 8 यानी कि 15, 50 + 15 यानी कि 65 हो गया है। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। आगे समझ में? तो ये आपका रीग्रुपिंग हो सकता था। इंक्रीमेंटिंग भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, संवर्धी कारक भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम।
आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसे हल करने को अपने शब्दों को बताने के लिए भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यानी कि उसको मैथ तो आता है, उसने सोल्व तो कर लिया, लेकिन जब उससे पूछा गया बोलने के लिए तो उसको नहीं आया वो चीज़, ठीक है, या वो बोल नहीं पाई। तो शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है कि परिमाप की संप्रत्यय की कम समझ है, परंतु अच्छी मौखिक योग्यता नहीं भैया। उसको समझ अच्छी है लेकिन उसकी मौखिक योग्यता कम है, आप ये कह सकते हैं। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है, निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता है। नहीं भाई, गणितीय प्रवीणता तो उच्च स्तरीय है, तो निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है। यही आपका तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है इसके बारे में कि वैदिक गणित आजकल विषय रूप से प्राथमिक में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो ये किस लिए होता है, तो मैंने बताया था कि वैदिक और हैंड्स ऑन एक्टिविटी ये हमारी गणना कौशल की गति वगैरह के लिए की जाती हैं, कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा माना जाता है। हमारा जो वैदिक मैथ होगा, वो जब भी वैदिक मैथ मिल जाएगा ना, वैदिक मैथ एक इसीलिए काम आता है, केवल इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता, हमारी कैलकुलेशन स्किल के लिए ही आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी से तो फिर भी आप कुछ चीज़ें सिखा सकते हो, वैदिक मैथ से और कोई चीज़ नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि एक शिक्षार्थियों को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, गणितीय असमर्थता, जिसको डिस्कैलकुलिया कह सकते हैं। यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि गणित की पहेलियाँ हमारे किस लिए काम आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए आती हैं, समस्या सुलझाने की जो स्किल होती है उसको प्रोत्साहित करती हैं। तो यही हमारा आंसर है, चौथा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं गणित में प्रतिचरण चरित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैपिंग आपको पता होगा, मैप वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपके हिसाब से क्या है, जिसके अंदर स्केलिंग वगैरह अगर आप देखेंगे तो वो तो हमारा प्योरली मैथ्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, कि प्रतिचरण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है, कि हमारी रीजनिंग को, प्रोपोर्शनल रीजनिंग या आप रेशो और प्रोपोर्शनल जो कह सकते हैं उनको प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिचित्रण गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। नहीं भैया, ये भाग होता है, गलत है ये चीज़। तो सेकंड हमारा उत्तर है, क्योंकि इसके अंदर पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो यही झूठ लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। देखिए, कह रहे हैं कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक स्तर के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु ग्रुप 8 से 9 है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे, कौन से समुच्चय में वो प्रवीण होंगे। कह रहे हैं पंक्तिबद्ध रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्त्या अनुपातिक विवेचना, इसके अंदर होंगे क्या। फिर कह रहे हैं पंक्तिबद्ध वर्गीकृत अनुपातिक विवेचना, इसके अंदर होंगे क्या। फिर कह रहे हैं पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्या, इसके होंगे क्या। फिर कह रहे हैं वर्गीकरण प्रतिवर्त्या और अनुपातिक विवेचना, इसके अंदर होंगे क्या। पहले तो आप ये देखो 8 से 9 साल का बच्चा कौन से लेवल पे आएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे ने पहले बांट रखा 0 से 2, 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 से ऊपर। तो 11 से ऊपर वाले बच्चे हैं उसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक होता है। आप समझ लेना इस चीज़ को, जो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, जो जिसके अंदर रेशो वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो उस टाइम पे सिखाई जाती हैं बच्चे को। प्रोपोर्शनल रीजनिंग आप जो कह सकते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था प्राइमरी लेवल पे हम कभी भी रेशो और प्रोपोर्शन नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर उतनी समझ है ही नहीं पियाजे के हिसाब से भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, गिनेंगे भी, साल भी गिनेंगे, तो 11 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा, यानी जो 6ठी 7वीं 8वीं में चला जाएगा, वो 11 साल से ऊपर का बच्चा होगा, तो वही इन चीज़ों को समझ पाएगा, ये तो समझ ही नहीं पाएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये तीसरे लेवल में आती है। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होंगी, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्या, ये सारी चीज़ें वो कर पाएगा। तो आपका उत्तर है 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि बाकी सब में आपकी प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, ये हमारा अमूर्त कंसेप्ट होता है। एक्चुअली ये कंसेप्ट कौन सा होता है, अमूर्त कंसेप्ट होता है। अमूर्त, एक आपकी मूर्त रीजनिंग थी ना, ठीक है, मूर्त आपकी थिंकिंग थी, मूर्त चिंतन था, एक अमूर्त चिंतन था। तो ये अमूर्त चिंतन आने के बाद में ही ये चीज़ें होती है। कभी भी आपने पहली से 5वीं तक में बच्चों को कहा कि लेट एक्स वाले क्वेश्चन आपने पहली से 5वीं में सिखाए थे? नहीं ना भाई आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के रूप में सही सत्य नहीं है। कौन सा नहीं, कंसेप्ट मैप होता क्या है। कंसेप्ट मैप ये होता है
कि आपने कोई एक कंसेप्ट समझ लिया, कोई किसी एक कंसेप्ट को अब आप पूरे एक पेज के ऊपर आपने एक डायग्राम के थ्रू उसको समझ लेते हो, ठीक है, या उसको डायग्राम के थ्रू आप उसको प्रदर्शित कर देते हो, तो ये कंसेप्ट मैप होता है। जब मैंने सीडीपी आपको पढ़ाया था तो सीडीपी के अंदर भी मैंने आपको कंसेप्ट मैप का एक एग्जांपल दिखाया था कि कंसेप्ट मैप किस तरह के हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो भैया केवीएस की कोई भी आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना, तो टॉपिक से पहले या बाद में उसका कंसेप्ट मैप दिया होता है कि आखिर इस टॉपिक के अंदर किस किस पॉइंट को हम पढ़ेंगे और उनके फीचर क्या क्या है, तो वो आपका कंसेप्ट मैप होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर ओनली। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओनली शब्द आ गया था, तो ये तो गलत ही होगा, और यहाँ पे नहीं पूछा हुआ था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यही होगा। कंसेप्ट मैप कोई भी बना सकता है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने समझने के लिए कि मैंने क्या क्या समझा इस टॉपिक में, तो मैं उसका भी कंसेप्ट मैप बना सकता हूँ। तो स्टूडेंट भी बना सकता है, ओनली टीचर नहीं बना सकता इस चीज़ को। तो हमारा उत्तर पहला ही है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों की संरक्षण की योग्यता के विषय में कौन सा कथन सही है, पहचानिए। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। क्या पियाजे ने ये कहा है? भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण की समझ से पहले आती है? नहीं, पहले संख्याएं आती है फिर भार आता है। फिर कह लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है? बिल्कुल गलत है, पहले संख्या आएंगी उसके बाद में ही तो लंबाई वगैरह करेगा। कह रहे हैं भार के संरक्षण की समझ बच्चों के अंदर आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है। चौथा उत्तर है। अब आपको एक काम करना है, समझ लेना इस चीज़ को। आपको क्या करना है, आपको वेट और वॉल्यूम इनके बीच के अंदर डिफरेंस पता करना है कि वेट और वॉल्यूम में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। आपको हमें कमेंट में ये बताना भी है वेट और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, मैं आपको एक मोटा मोटी चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि जो वेट हमारा कंसेप्ट होता है वो हमारा अमूर्त चिंतन से मूर्त चिंतन से रिलेटेड होता है, कंक्रीट थिंकिंग से रिलेट होता है, जबकि ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। वॉल्यूम हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है, ये अमूर्त होता है। इसीलिए जो हमारा वेट वाली चीज़ है, भार वाली, संरक्षण वाली जो ये समस्या जो चीज़ है, ये पहले आ जाती है बच्चों में, तो इस वजह से इसका उत्तर चौथा था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गणित में प्राथमिक स्तर पर प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्यों है? क्योंकि हम मैपिंग क्यों पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे? कह रहे हैं कि टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, की बच्चों के अंदर स्पेशल थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है कि त्रिवियम विचार क्षमता, बच्चे को पोजीशन वगैरह के बारे में पता हो, इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, तो हम मैपिंग पढ़ा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो 5वीं तक की किताब उठा लेना, उनके अंदर बच्चों को ये कहा होगा कि अपने स्कूल का मैप बनाओ, अपने घर का मैप बनाओ, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मैपिंग हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों के अंदर प्रोपोर्शनल रीजनिंग को प्रोत्साहन करने के लिए, हाँ, प्रोत्साहन उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू मेक सब्जेक्ट ईजी एंड इंटरेस्टिंग, ये नहीं हो सकता। संख्याओं की निरस्तता को करण करने के लिए, तो ए और बी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आप ये कह सकते हो कि प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट किस चीज़ को किया जाता है? जो चीज़ बच्चों के अंदर नहीं होती। पहली से 5वीं के अंदर बच्चों के अंदर प्रोपोर्शनल रीजनिंग नहीं होती, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है। आ गया समझ में, जो रेशोज वगैरह वाली बातें हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे जब बच्चे ये चीज़ें अभी प्रमोट होंगी ना, तो आने वाले चीज़ जब बच्चे चौथे स्टेज में होंगे पियाजे के हिसाब से, तो उस टाइम तक उनके अंदर ये चीज़ आ जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो आराम से आंसर है, इसका तो हमारा आंसर होगा डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट पे चलो भाई। कह रहे हैं कि यह देखा गया है कि बच्चे समस्या समाधान रणनीतियों की विविध विधियों का प्रयोग करते हैं। तो गणित करना, प्रत्यक्ष मॉडलिंग करना, संख्या तथ्य है। तो समस्या समाधान रणनीतियों का विकास करते समय बच्चे किस क्रम से गुजरते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें हैं, ये बच्चे के अंदर क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर डायरेक्ट मॉडलिंग आती है। मैंने हमेशा आपको बताया था, पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, प्री नंबर कंसेप्ट होता है। प्री नंबर कंसेप्ट क्या होगा? बच्चे को 1 2 3 करना नहीं आता, लेकिन बच्चे को अगर आपने कहा कि भैया 4, हमारे यहाँ पे, उसको 4 भी नहीं बोला है, उसको कहा है कि हमारे घर के अंदर जितने गेस्ट आए हैं उनको सबको गिलास का पानी का मतलब 1 गिलास पानी दिया हो,
तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा एक एक गिलास पानी उनको दियाया। तो ये आपकी होती है डायरेक्ट मॉडलिंग या 1-to-1 कंसेप्ट आप इसको कह सकते हो। इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर जानेंगे डीपली, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मॉडलिंग हो गया। तो सबसे पहले बच्चा यही करता है, उसके बाद में बच्चा काउंटिंग करना सीख लेता है 1 2 3 4। फिर बाद में बच्चे को जो नंबर फैक्टर होते हैं, संख्या तथ्य है, वो उसको बाद में आते हैं, ठीक है। तो पहले बी आता है, फिर ए आता है, फिर सी आता है। बी ए सी चौथा आपका उत्तर था इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है और पाता है कि हरीश सभी तरह की संख्याओं, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य की परिभाषा बताता है। यानी बंदे ने रटा हुआ है बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब उसे संख्याओं को सेट दिया जाता है तो वह उनकी सही पहचान नहीं कर पाता। मतलब कि समझो, बच्चे ने क्या किया, बच्चों ने ये बता दिया कि विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। लेकिन अगर उससे ये पूछा गया कि पाँच बताओ, पाँच मेरी सम है या विषम है, अभाज्य है या भाज्य है, तो वो उसको बता ही नहीं गई है। तो बच्चे के अंदर क्या है, हरीश की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यास का अभाव है, नहीं भाई। हरीश की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन एकाग्रता का अभाव है, नहीं। हरीश की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन संकल्पनात्मक समझ का अभाव है, यानी कि उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट के बारे में उसको पता ही नहीं है। उन्हें याद कर लिया, उनकी उसने डेफिनेशन याद कर ली, लेकिन उस डेफिनेशन का मतलब उसने नहीं समझा। तो ये आपका तीसरा आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में अपने मार्क्स बताएंगे भाई सभी। धन्यवाद।